नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दोहराया है कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ है, क्योंकि पार्टी का वोट ट्रांसफर हो जाता है लेकिन सहयोगी दल यानी जिससे गठबंधन करते हैं उसका वोट हमें नहीं मिलता। ये वो पहले भी कहती रही हैं। हाल में दरअसल समाजवादी पार्टी और बसपा के संभावित गठबंधन की खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी चमकी थीं। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की खबरें भी उत्तर प्रदेश की सियासी गलियों में टहलती रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से। मायावती ने शायद इन्हीं तमाम अटकलों पर पूरी तरह रोक लगाने के इरादे से अपनी एकला चलो रे के ऐलान के साथ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कई सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये बात कही है उसका कैसे आकलन किया जाए, और दूसरी बात एक ये भी है कि अगर ये मान लिया जाए कि वो अकेले चुनाव लड़ने की बात पर अडिग हैं, तो सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव का कुल 80% वोट, यानी जितना वोट पूरे उत्तर प्रदेश में पोल हुआ उसका 80% वोट, और 2024 में कुल वोट का लगभग 87% वोट बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और अखिलेश यादव की अगुवाई वाले गठबंधनों में ही बट गया था। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग दो ध्रुवीय स्थिति में पूरी तरह आ चुका है। ऐसे में इस दो ध्रुवीय राजनीति के हाशिए पर खड़ी मायावती अकेले लड़ने का दावा करते हुए अपनी खोई हुई जमीन को कैसे वापस पाएंगी, ये एक मौजू सवाल हो जाता है। और इन्हीं तमाम सवालों के उत्तर जानने के लिए, जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब। कासिम साहब, बार बार मायावती को ये अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करना पड़ता है? मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल साथ में ही पूछ लेता हूं। अभी साल भर बाकी है। एक तरीका ये भी तो हो सकता है, एक रणनीति ये भी तो हो सकती है, भैया खबरें बन रही हैं, बनने दो, जब चुनाव पास आएंगे तब हम अपनी रणनीति बता देंगे। लेकिन मायावती रह रहकर बार बार ये अंडरलाइन करती हैं कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है नीरज जी, और बिल्कुल जायज और मौजू बात आपने कही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस दौर से गुजर गुजर रही है, ये दौर बहुजन समाज पार्टी का सबसे बुरा दौर है। बहुजन समाज पार्टी जिस जगह पे खड़ी हुई है, यहाँ से आगे जो है कुआं और खाई दोनों है। बहुजन समाज पार्टी के पास अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाने का खतरा जो है उनके सर पर मंडरा रहा है, क्योंकि कम से कम 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट या फिर विधायक की जो संख्या है उसके हिसाब से, और लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा शून्य, राज्यसभा अक्टूबर में शून्य हो जाएगा, राज्यसभा शून्य, विधान परिषद शून्य, विधानसभा में एक विधायक, ये उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा जो अन्य राज्यों में आप देख लीजिए तो उत्तराखंड के अलावा किसी राज्य में बहुजन समाज पार्टी का 6% के आसपास वोट नहीं रहा है। उत्तराखंड में जरूर उनको पिछले चुनाव में 2022 में 6% वोट मिला था और 2 विधायक इनके जीते थे। उत्तर प्रदेश में अब जो है, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो लगभग 9.25%, मतलब 1 अंक में आ गया है, 9 पॉइंट कुछ हो गया है जी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है वो मतलब इसके बिना कि जहां पे वो खड़ी है वहां से आगे कैसे जाएगी, जरा से इस पे बात कर ली जाए मायावती के बयान पे। मायावती ने कहा है कि जब हम अलायंस करते हैं तो हमारा नुकसान होता है और हमको हमारा वोट चला जाता है, दूसरा वोट हमें नहीं मिलता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे नीरज जी, 1993 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, और सपा बसपा गठबंधन के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, तमाम घटनाएं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। बहुजन समाज पार्टी के उस इलेक्शन में 67 विधायक जीते थे। उससे पहले 79 में इनके पास 11 विधायक थे, सॉरी 13 विधायक थे। तो 89 में 13 विधायक थे, 67 जीते गठबंधन में, फिर गठबंधन में इनके विधायक सब टूट गए। इनके पास 30 के करीब विधायक बचे थे जब ये 1996 में चुनाव में गए। तब चुनाव में इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ, काशीराम ने कांग्रेस से अलायंस किया और फिर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के 69 विधायक जीत गए। फायदा और नुकसान यहां से आप देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी, चूंकि मायावती सरकार चला चुकी थी, 2 सरकारें 95 की, फिर 96 की, तो 99 विधायक इनके जीत गए। ये 2007 का बार बार जिक्र करके
2007 में अगर आप डेटा देखेगा तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है ये देखिए। हम्म। बीजेपी का कहीं 5,000 वोट है, कहीं 7,000 वोट है, कहीं 3,500 वोट है, कहीं 11,000 है, 13,000 है, 22,000 है, ये बीजेपी का वोट मिला हुआ है विधानसभाओं में। आज बीजेपी मोदी और क्या कहते हैं योगी की भारतीय जनता पार्टी है, उसको अगर आप देखिएगा तो किसी विधानसभा में उनके पास 50, 55, 45,000 से कम वोट है ही नहीं। जहां हारे हैं वहां भी 50, 55,000 वोट है। हम्म। बसपा कहाँ खड़ी है? तो ये बहुजन समाज पार्टी का ये कहना। फिर 2000 आप देखिए 19 में 14 में 0, 19 में 10 MP। फिर बिल्कुल। आपने गठबंधन नहीं किया, 24 में फिर आप 0। हम्म। तो ये बात तो गलत साबित होती है कि हमारे अलायंस का हमको नुकसान होता है। हम्म। प्रतिशत 19 तक आपका, 19 तक 19.5% है। और 19 के बाद देखिए आप 22 में कहाँ आता है, 13 के आसपास, और उसके बाद 24 में कहाँ आता है, वो सामने है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अगर कागज पे है जिसे हम और आप समझ सकते हैं, तो हम्म। मायावती जरूर इसको समझ रही होंगी। ऐसा नहीं है कि मायावती की समझ में यह बात नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि मायावती उत्तर प्रदेश की हालत को नहीं जानती है। हम्म। बायपोलर इलेक्शन हो रहा है, सीधा सीधा इलेक्शन हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि अगर अखिलेश यादव भी अलायंस में ना हो, जैसे 2022 में अखिलेश यादव एक बड़े अलायंस का हिस्सा थे, जिसमें उनके पास दो पार्टियां तो थी ही थी, अनुप्रिया पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से आए हुए कम से कम 2 दर्जन लोग, और ओम प्रकाश राजभर के अलावा तमाम दूसरे पार्टियों के नेताओं ने जो समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। एक माहौल बन गया था। हम्म। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि भाई इसको छोड़ा जा सकता है, कि इसको छोड़ दीजिए, बाद में चुनाव तक चर्चा चलने दीजिए। हम्म। लेकिन मायावती मीडिया मैनेजमेंट और इन सब चीजों के लिए जानी नहीं जाती हैं। हम्म। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो हालत है इस वक्त, बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर के बाद के अंदर मजबूती आई है, चर्चा में आई है। बड़ी रैली, कामयाब रैली हुई है, उसके बाद 2 कार्यक्रम वो कामयाब हुए। मैं अभी आपके लाइव में आ रहा था, उससे मतलब इसका कार्यक्रम में आ रहा था, इससे पहले कम से कम 4-5 फोन मैंने रिसीव किए हैं। एक मतलब मेरा चूंकि नंबर पब्लिक है, गठबंधन के बयान पे सिर्फ लोगों में मायूसी है। बहुजन हम्म। समाज पार्टी के कोर वोटर में, उनके समाज में, उनका जो उनका कमिटेड वोट कहा जाता है, जिस कमिटी की वो बात करती है, जिस कमिटी से वो आती है, उसमें मायूसी है। 15 साल से अब सरकार से बाहर हैं, तो 12 से, और ये अब आ गया 27, 15 साल हम्म। हो जाएगा, 7 से 12 में आप बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बड़ा मुश्किल है। मायावती का ये बयान, मैं इसे बहुत सीरियसली नहीं लेता, नीरज जी। हम्म। आपने नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात कही, बात। क्योंकि मैं इस पे आने वाला था। क्या हमें इस बयान को फेस वैल्यू पे लेने के अलावा इसमें कुछ और रीड करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं बयान को इसलिए, देखिए पहली बात तो उन्होंने कहा कि सपा से हमारे को गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस हमारे को गठबंधन नहीं होगा, भाजपा से हमारे को गठबंधन नहीं होगा, हम्म। अन्य दल और एवं अन्य ये आहिस्ता से कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम्म। तो वो अगर आप याद कीजिए 19 में जब उन्होंने सपा से अलायंस किया था, कुछ कुछ दिन पहले तक वो कह रही थी हम अकेले लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल। उससे पहले वो दिल्ली से लेकर तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रहती थी बसपा अकेले लड़ेगी। हरियाणा में चौटाला के साथ लड़ी, वो कहती थी बसपा अकेले लड़ेगी। पंजाब में बादल के साथ लड़ी, कहती थी अकेले लड़ेंगी। 2022 में ओवैसी के साथ बिहार में चुनाव लड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी कोई अपनी रणनीति हो सकती है, अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ के पदाधिकारियों को, या अपने पदाधिकारियों को, या अपने वर्कर्स को, कि वो शिथिल होकर वोट के सहारे बैठ ना जाए कि अब तो गठबंधन हो गया, अब तो मुसलमान आ ही जाएगा। हम्म। देखिए नीरज जी, बहुजन समाज पार्टी को कभी मुस्लिम वोट नहीं मिला, बहुजन समाज पार्टी को कभी ब्राह्मण वोट नहीं मिला 2007 के अलावा। 2007 में अगर 30-35% ब्राह्मण और इतना ही करीब मुसलमान मिल गया था। और 2007 अकेला इलेक्शन है जिसमें बहुजन समाज पार्टी को रिजर्व सीटों पे बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, जो उन्हें कभी नहीं मिलती है। क्योंकि ये बात मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि रिजर्व सीट जो होती हैं वहां पर सब रिजर्व कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं, तो सामान्य वोट वहां तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वो 7 में ऐसा हुआ था कि इनको सामान्य वोटों में मुस्लिम और ब्राह्मण का वोट मिल गया था। और जो डाटा कहता है, CSDS वगैरह का अगर देखा जाए, जो एजेंसीज है, यही कहती है कि 30 से 35% ब्राह्मण और इतना ही करीब मुसलमान मिला था। लेकिन ओवैसी फैक्टर जो है वो मायावती को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो एक अलग कहानी है। हम्म। लेकिन मायावती के धुर विरोधी और बीजेपी के अलावा जो बीजेपी से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम्म। उनको अगर कोई खत्म करने की तरफ बढ़ा सकता है तो वो नाम ओवैसी है।
और उनको अगर मायावती का सहारा मिल जाए, ओवैसी ने तो पैगाम भेज दिया, स्वीकार करना मायावती का काम है। वो फिर उत्तर प्रदेश में, अब फिर समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जमीन बहुत छोटी पड़ जाएगी नीरज जी। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर ये बात की मैं जैसा मैंने कहा पहले भी कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 से 87% वोट दो मुख्य गठबंधनों में, यानी बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और अखिलेश यादव की अगुवाई वाला गठबंधन, इनमें बढ़ चुका है। ऐसे में मायावती अकेले लड़ने की जब बात करती हैं तो उनकी रणनीति को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। ओवैसी पर आते हैं, आपने ओवैसी का जिक्र किया। ओवैसी से गठबंधन की, मायावती के गठबंधन की बातें चूंकि हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं कि ये चर्चाएं चलती रहती हैं, ये गठबंधन अगर होता है तो कितना जायज़ है, कितना गैर ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, आपके हिसाब से मायावती की आज के ऐलान में असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या संदेश है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, मैं अपने दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात जोड़ दूं, जो नए दर्शक हैं हमारे, कि असदुद्दीन ओवैसी, आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए एक बैसाखी तलाश रहे हैं और पिछले कई हफ्तों से ये बात हो रही है कि वो बैसाखी मायावती की शक्ल में हो सकती है क्या। अब मायावती जब अकेले लड़ने की बात कर रही हैं तो कासिम साहब, असदुद्दीन ओवैसी के लिए मायावती के इस ऐलान में क्या संदेश है? देखिए नीरज जी, असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है। बहुत ही अगर हम और आप देखें तो पिछले 4 सालों के अंदर उन्होंने जिस तरह से बहुत ही मतलब खूबसूरती के साथ अपने आप को स्थापित किया है, ये बहुत कम देखने को मिला किसी मुस्लिम लीडर के बारे में। ओवैसी जो है, उनको मायावती चाहिए, इसलिए कि मायावती जय भीम करके वो अपने पीछे लगे हुए जो कम्युनल वो ठप्पा है उसको, उससे धोना चाहते हैं। संविधान की बात करेंगे तो, और वो उनकी तकरीरें जो पार्लियामेंट की हैं वो तो बिल्कुल कामयाब तकरीरें हैं, उनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिल चुका है। ओवैसी ने, मायावती उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद आप देखिए तो ओवैसी के दरवाजे खुले हुए हैं। ओवैसी के पास चंद्रशेखर है, ओवैसी के पास स्वामी प्रसाद मौर्य है, ओवैसी के पास पल्लवी पटेल है। तो ओवैसी एक छोटा गठबंधन बनाकर फिर वो तीसरी ताकत मायावती को नहीं छोड़ेंगे। मायावती फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतलब चर्चा ही नहीं होगी उनकी, नीरज जी। आप ये देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 2027 में, और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर हमारे समझ में ये बात आ रही तो मायावती की नहीं आ रही होगी। मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। अगर मेरे जहन में ये चीज आ रही है कि मायावती, ओवैसी के पास ऑप्शन है, ओवैसी चंद्रशेखर को पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन दे सकते हैं, और ओवैसी चंद्रशेखर के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर ओवैसी खेलना चाहते हैं, वेस्ट यूपी वो जगह है जहां पर यादव वोट नहीं है, वहां जाटो मुस्लिम का हल्का सा भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं। और ओवैसी की पार्टी बीएसपी से कहीं बड़ी पार्टी बन जाएगी उस चुनाव में, जो जैसा बिहार में अगर 5 सीट वो जीत के आते हैं तो उत्तर प्रदेश में संख्या बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूं कि ओवैसी एक बड़े प्लेयर हैं, और मायावती ऐसा नहीं करेंगी कि ओवैसी को छोड़ दें और ओवैसी जाके चंद्रशेखर के साथ वो ताकत दे दें जिसके लिए चंद्रशेखर पिछले 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। वो ताकत उन्हें नहीं मिल रही, नीरज जी। ये बहुत असदुद्दीन ओवैसी का एक फैक्टर है जो इस पूरे समीकरण में एक नुक्ता लगाता है कि मायावती अकेले लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अखिलेश यादव कहाँ बैठते हैं इस राजनीति में? मान लीजिए मायावती अकेले लड़ रही हैं, जैसा हमने कहा कि अखिलेश यादव का गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, दो ध्रुवीय राजनीति। अब मान लीजिए कि एक त्रिकोण बनाती है मायावती, अकेले लड़ती हैं, अखिलेश यादव को फायदा है, नुकसान है, क्या है? नहीं, अखिलेश को फायदा है। अखिलेश यादव को फायदा इसलिए है कि देखिए, अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के उन तमाम नेताओं को शामिल कर लिया जो काशीराम एरा के हैं। वो सारे नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य काशीराम एरा के नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, और उसके बाद आपके त्रिभुवन दत्त हो, उसके बाद आपका रामचंद्र राजभर हो, उसके मतलब सुखदेव राजभर के बेटे हों, या बलिराम के उनके बेटे हों, दूसरे नेता फिर अब ये पाल नेता भी है, राजकुमार पाल, जो राजकुमार पाल वगैरह जी, राजकुमार पाल हो, या उसके अलावा फिर आप वहां जाइए, बुंदेलखंड में जाइए, बुंदेलखंड में तमाम नेता उन्होंने शामिल किए जो काशीराम के समय के, दद्दू प्रसाद वगैरह जो एक्स मिनिस्टर्स हैं। तो वो अब उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम जुड़ गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मास लीडर नहीं है, इसमें इसको कोई भी कहेगा तो ये कहेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मास लीडर नहीं है। लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी चूंकि मायावती के विश्वासपात्र नेता थे,
और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास लगभग उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के वो कोऑर्डिनेटर, प्रभारी और प्रभारी मंत्री होते हुए सब कुछ रहे हैं, लगभग सभी मंडलों। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तो वो जगह है जहां पर उन्होंने हमेशा काम किया। 90 में वो बुंदेलखंड में काम करते थे, मायावती को की हेल्प करते थे, उनको असिस्ट करते थे। उसके बाद जब सरकारें बनने लगी तो वेस्ट यूपी उनके पास आ गया। तो वो वर्कर बहुजन समाज पार्टी के, या वो नेता जो ठीक ठाक नेता है, कभी असेंबली लड़े हारे हैं, कभी निगमों के चेयरमैन रहे, या मायावती ने उनको कहीं ना कहीं ऑब्लाइज किया है, कुछ ना कुछ बनते रहे, बिगड़ते रहे, वो आज घरों पे बैठे हुए हैं, निष्क्रिय। नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनको बहुत आराम से उनके पीठ पे हाथ रख के, उनको सहला के, उनको समाजवादी पार्टी का रास्ता दिखा सकते हैं। जिस दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया उसके एक दिन पहले, जिस दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ज्वाइन किया उसके एक दिन पहले एक कमर हयात अंसारी हैं, अंबेडकर नगर के, लोकसभा चुनाव लड़े थे अभी अंबेडकर नगर का 2024 में। उन्होंने बसपा से इस्तीफा दिया और अपने लोगों से कहा मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं थक गया हूं सियासत करते करते, मुझे सियासत नहीं करनी है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहता वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मकसद ये कहने का है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने दूतों से उनके बात कर ली होगी, और जलालपुर खाली है, राकेश पांडे भाजपा में क्रॉसवोट कर चुके हैं। अब ऐसे में पूरे अंबेडकर नगर में कोई मुसलमान एमएलए नहीं है समाजवादी पार्टी का, किसी को टिकट ही नहीं दिया था, तो समझा के उस आदमी को उन्होंने ज्वाइन करा लिया। तो ये काम नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूरी यूपी में कर सकते हैं। इसी तरह शेड्यूल कास्ट वोटर्स जो है, जो देखिए पासी तो समाजवादी पार्टी में खूब हो गए, आर.के. चौधरी पासी, जी सरोज पासी, और भी 2-3 नेता, अवधेश प्रसाद पासी, उसके बाद आपके सरोज, आपका जो है वो प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज पासी, ठीक ठाक पासी नेता हो गए समाजवादी पार्टी के पास। उनका जो धोबी बिरादरी का उनका युवा जो अध्यक्ष है वो धोबी बिरादरी के हैं। कोरी में भी वो नेता तलाश है, कोरी भी निकाल रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत बीएसपी की उस थीम पे काम कर रही है। बसपा में चूंकि बाबू सिंह कुशवाहा से लेके आर.के. चौधरी, नसीमुद्दीन, और उसके बाद ये लालजी वर्मा, सुखदेव के बेटे ओम प्रकाश राजभर, तमाम लोग, इंजीत सरोज, ये सब काशीराम के जमाने के लोग हैं। और वो जो जोड़ो वाली बात है कि छोटी बिरादरियों को जोड़ो, जो अन्य ओबीसी उनको जोड़ो, उसमें बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि 2027 का जो इलेक्शन है, अगर बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से 2022 में चुनाव लड़ी थी कि लड़ती हुई नजर नहीं आई थी, तो नीरज जी फिर समाजवादी पार्टी को आप 2-3% और वोट बढ़ता हुआ देखिएगा। और जो सपा को हराना चाहते हैं, ऐसे भी शेड्यूल कास्ट है एक तबका, ऐसे अखिलेश यादव का जो क्षेत्र है, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये वाली बेल्ट जो है, वहां जाटो और यादव में संबंध ठीक नहीं रहते, तो वहां फिर वोट उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ बचता हुआ नहीं दिखाई देगा 27 के बाद। तो ऐसे वाकई वो जो बात है कि मायावती अपनी खोई जमीन को वापस पाएं, उससे पहले उनकी चुनौती है जो बचा हुआ वोट है उसे सहेजें, और उसे सहेज भी लेती हैं तो वो खड़ी कितना पीछे हैं। जिसे कहते हैं कि अगर 3 खिलाड़ी रेस में हैं तो पहला और दूसरा, तो 2 पहले और दूसरे स्थान के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन तीसरा इतना पीछे है कि वो कितना दौड़ेगा कि टक्कर दे पाएगा। मायावती के लिए अभी वो स्थिति है, और ऐसे में वो अकेले लड़ने की बात बार बार कर देती है। यहाँ पर मैं बीजेपी की भी बात करना चाहूँगा कासिम साहब। बीजेपी की जो ये चुप्पी है इस पूरे राजनीति में, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, बीजेपी जैसे देख रही है जो हो रहा है होने दो, उसे भी कुछ लोग कहते हैं कि ये अंदरूनी कोई समीकरण है जो बेसिकली मायावती और बीजेपी की कोई मिली जुली राजनीति है, इसीलिए बीजेपी इस पे कोई रिएक्ट नहीं करती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ मायावती के अकेले लड़ने की इस राजनीति में कहीं बीजेपी है? नहीं, बीजेपी की कोई मिली भगत नहीं है। बीजेपी, देखिए बीजेपी का दोनों तरफ से फायदा है। ओवैसी के साथ मायावती अगर जाती हैं तो ओवैसी के गठबंधन की वजह से जब मुस्लिम स्लिप होगा अखिलेश यादव से, तो यादव जो है फिर वो बीजेपी को फायदा दे देगा। बीजेपी इस बात को खूब जानती है। नहीं होता है तो फिर जाटो जो है बीजेपी को फायदा दे देगा अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है तो। वो बीजेपी जो है वो तो पहले ही काशीराम के फार्मूले पे है। मैं कहता हूं ना, आपके चैनल पे कितनी बार मैंने कहा कि बस उसने सामाजिक न्याय नहीं शब्द रखा है, बिल्कुल उसने इस ओबीसी ईबीसी जो राजनीति है उसमें धर्म का तड़का दिया है। वही मौर्य, वही कुशवाहा, वही सैनी, वही चौहान, सारी बिरादरियां उन्होंने एडजस्ट की हैं, वही राजभर। बस ये है कि अब वो सामाजिक
परिवर्तन या सामाजिक न्याय नाम नहीं है उसका। अब उसमें हिंदुत्व है, इतना सा फर्क है, चीजें वही है काशीराम वाली। 2014 के बाद जब अमित शाह 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी बन के आए हैं, तो तब की बीजेपी और उससे पहले की बीजेपी को आप देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। अब बीजेपी ओबीसी की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, नहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में। मध्य प्रदेश का आप देखिए यादव चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद आप वहां जाइए तो सैनी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का। अब वो बिल्कुल जो काशीराम का फॉर्मूला था ना, वो बीजेपी उसको पूरी तरह से उस पर अमल कर रही है, तरीका बदल गया नीरज जी। एक बात और कि ने अपने समधी यानी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं, इसमें भी कोई इसे किसी राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए या एक बीएसपी का एक रूटीन कदम मानते हैं आप इसे? नहीं, मैं इसे बीएसपी का रूटीन कदम मानता हूँ, और जहां तक मैं जानता हूँ बीएसपी को और पुराने जमाने से जानता हूँ, अशोक सिद्धार्थ का आकाश आनंद का ससुर होना उनके लिए नुकसानदेह फायदेमंद सौदा कहीं से नहीं रहा। अशोक सिद्धार्थ बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन जब से वो आकाश आनंद के ससुर हुए हैं, एक कदम उनको फूक फूक के रखना पड़ता है नीरज जी। अब नहीं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बता दें कि उनके पर ही कतर दिए गए थे, पार्टी से बाहर ही कर दिया गया था, फिर वापसी हुई, फिर जिम्मेदारियां बढ़ाई गई। हाँ, ये तो है कि आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ कहे जाते हैं, लेकिन अशोक सिद्धार्थ की बेटी जब पैदा नहीं हुई थी तब वो एमएलसी थे बहुजन समाज पार्टी के, जब उनकी प्रज्ञा पैदा भी नहीं हुई होंगी। और ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी में नेशनल लेवल पे एक इधर जो कमेटियों का परिवर्तन, उसमें सबसे ज्यादा कट जिसका बढ़ा उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कट बढ़ा है राजाराम का। राजाराम के पास सिर्फ एक स्टेट था महाराष्ट्र, अब उनके पास महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, 4 स्टेट के प्रभारी हैं। सारे स्टेट जो है वो रामजी गौतम से लेकर उनको दिए गए। बेनीवाल, रणधीर सिंह बेनीवाल का कद बढ़ा। बेनीवाल जो है उनके पास केवल पहले हरियाणा और पंजाब था, अब उनके पास हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है, 4 स्टेट हो गए। तो अशोक सिद्धार्थ के पास तो आज भी उड़ीसा और शायद केरल, इस तरह के दिल्ली, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। केवल उनके पास एक छत्तीसगढ़, वो भी बहुत छोटा सा राज्य है। उनको कद नहीं बढ़ा है। हाँ, ये वो जो फोल्डर इनका जारी होता है, जैसे ट्रांसफर के लेटर्स जारी होते हैं सरकारी दफ्तर में, तो ऊपर लिखा होता है नाम, उसके बाद नाम लिखे होते हैं, तो पहले नंबर पर जरूर अशोक सिद्धार्थ का नाम लिखा हुआ है। एक बात और, पहले तो अपने दर्शकों को यह बता दूं जिन्होंने आज मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और उससे जुड़ी खबरों पर नजर रखी होगी कि मायावती ने एक टाइप 8 दिल्ली में एक टाइप 8 बंगले की बात की कि मुझे जो है सुरक्षा के नजरिए से टाइप 8 बंगला दिया जा रहा है। तो भाई राज्यसभा में इस साल आप 0 हो जाएंगी, लोकसभा में कोई है नहीं, आपको दिल्ली में बंगला मिल क्यों रहा है? दिल्ली में मायावती को बंगला मिल रहा है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में बंगला मिलता है टाइप 7 टाइप 8। नितिन नवीन अभी बिल्कुल नए नए बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, उन्हें भी बंगला मिला है। मायावती को इस सूरत में सैयद कासिम साहब बंगला मिला है, जिसको लेकर उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देना पड़ा, एक तरीके की सफाई देनी पड़ी कि भाई ये कोई बीजेपी ने कोई फेवर नहीं किया है, ये सुरक्षा के नजरिए से मुझे मिला है। तो वही बात जो आप कह रहे थे कि एक राष्ट्रीय पार्टी की उनकी जो मान्यता है वही खतरे में पड़ी हुई है। ऐसी सूरत में उन्हें दिल्ली में उनका मनमाफिक बंगला भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो लोग जोड़ेंगे ना कुछ। नहीं नीरज जी, अगर ऐसे देखें तो चंद्रशेखर फर्स्ट टाइमर एमपी हैं, उनको पहला बंगला मिलता है फिरोजशाह रोड टाइप 5 का, जबकि उनको सिर्फ मकान मिलना चाहिए, फ्लैट मिलना चाहिए नॉर्थ एवेन्यू या साउथ एवेन्यू में, और उसके बाद उनको टाइप 8 का बंगला मिलता है। आप सोचिए, आज तक किसी ने खबर की इस पे। गुलाम नबी आजाद खुश नहीं है, रह रहे हैं टाइप 8 में, क्यों रह रहे हैं? तो ये कोई, मुझे लगता है कि देखिए, और दूसरी बात ये है बड़ी इंटरेस्टिंग कि मायावती सरकारी बंगले में रहती कहाँ है? मायावती का अपना बंगला जो है पटेल मार्ग पे इदरीस देलवी हुआ करते थे, आप उनसे वाकिफ होंगे, शमा मैगजीन के मालिक थे, उर्दू की बहुत बड़ा रिसाला हुआ करता था फिल्मों का। उनका वो बंगला जो मायावती ने खरीदा था, वो बंगला टाइप 8 के बंगले जितने तो उनके लॉन होते हैं, जिस बंगले को उन्होंने खरीदा जिसमें वो रहती है। तो मायावती सरकारी बंगले में रहती भी नहीं है। नहीं, वो तो ऑफिस, वो तो बसपा का ऑफिस बन जाता है, बस वो तो एग्जैक्टली वो कार्यालय हो जाता है। और वो पहले तो वो बंगला जैसा मिलता है वैसा रहता नहीं, वो बंगला पूरा बदल जाता है, उसमें पूरा फिर वो उसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, 4 दीवारियां होती है, सब कुछ होने के बाद सुरक्षा के बाद मायावती अपने सुरक्षा मानकों में फिर बनवाती है उसे, और उसके बाद खाली हो जाता है। आप देख लीजिए तमाम
जो आपका त्यागराज मार्ग का बंगला था वो कैसा था, वो खाली हुआ, जस्टिस को मिश्रा को मिला। उसके अलावा दूसरे उनके जो बंगले खाली हुए तो जिसके मिले तो वो बंगला इनका नहीं रह गया। या शिवपाल यादव जिस बंगले को शिवपाल को अलॉट किया गया है, मायावती का 13 माले वाला बंगला जो शिवपाल को दिया गया, कितना बड़ा बंगला बन गया था वो, कैसे कैसे उसके निर्माण कर लिया गया था। अब लगता है सरकारी है, नहीं लगता है। तो मैं समझता हूँ कि मायावती को बंगला जैसी चीज से अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करने लगेगी तब तो बस हो गया काम। ठीक है, लेकिन मायावती, जैसा कि कासिम साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अकेले लड़ने का बार बार ऐलान करने के बाद भी आप ये मान कर चलिए कि मायावती के अलायंस को लेकर, गठबंधन को लेकर पत्ते अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। चुनाव में अभी वक्त बाकी है। 2027 से पहले किस तरह से ये समीकरण बदलते हैं, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, अखिलेश यादव की अगुवाई वाला इंडिया, इन दोनों गठबंधनों के बीच में हमें मुख्य लड़ाई भले नजर आती हो, लगभग 80% 85% वोट बटा हुआ इन दोनों गठबंधनों में दिखता हो, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खेल है जो समीकरणों को बनाने की, बिगाड़ने की कुव्वत रखता है। हमारी नज़र उन तमाम डेवलपमेंट्स पर बनी रहेगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शिरकत करने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।